नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी वेब्स। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज से प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत हम शुरू करेंगे। आज जो सामान्य अध्ययन फर्स्ट है हमारा, उसके अंतर्गत हमने भूगोल स्टार्ट करी है। मतलब इतिहास पहले कंप्लीट हो चुका है, अब भूगोल हमारा चल रहा है। तो भूगोल के अंतर्गत आपने देखा होगा हमारी जो यूनिट 2 है वो एंड हो चुकी है। ठीक है, अब आज से हम शुरू करने वाले यूनिट 3 और कंप्लीट आपको ये सारी चीज़ तो याद होगी जब आपने शुरू लेक्चर देखा होगा। कंप्लीट आपका जो दोनों सब्जेक्ट है इतिहास और भूगोल मिलाकर 3 घंटे का पेपर होता है। टोटल अंक आपके 300 नंबर होते हैं। हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं किसकी? मेंस परीक्षा की, मुख्य परीक्षा की। तो मुख्य परीक्षा में आपको जो वैल्यू रहेगी आपकी उत्तर लेखन से रहेगी। ठीक है, तो उत्तर लेखन जो करेगा वो ही मेंस निकाल सकता है, और अगर जो उत्तर लेखन का अभ्यास नहीं करेगा वो मेंस बिल्कुल नहीं निकाल सकता। ठीक है, ये मेरी गारंटी है। तो डेली आप उत्तर लेखन किया करिए। उसके लिए आपको इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाना है, और उसके बाद जो है इसमें आपको एक लिंक मिलेगी किसकी? एक मेंस उत्तर लेखन जो ग्रुप है मेंस आंसर राइटिंग की, तो उसमें भी आपको जुड़ जाना। तो उसमें डेली आपको प्रतिदिन क्या करना है, एक प्रकार से एक क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें उत्तर लेखन का अभ्यास करना है। और उसको मतलब एक दिन में या 2 दिन पश्चात जो एक और सर है वो हमारे क्या करेंगे, उसको मतलब डिफाइन करते जाएंगे कि क्या गलती है, क्या आपको इम्प्रूव किया जाना चाहिए, सारी चीज़ आपको बताते जाएंगे। ठीक है, तो आपकी धीरे धीरे जो है सारे जो आंसर राइटिंग की जो मेथड है वो ठीक होते जाएगी, और आपका अभ्यास काफ़ी अच्छे से चलता रहेगा। तो उससे क्या होगा, आपको जो मुख्य उत्तर लेखन परीक्षा, मतलब एक प्रकार से जो मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन करना होता है 6 घंटे, मतलब 3 घंटे का एग्जाम होता है आपका 6 दिन तक। ठीक है, तो 6 दिन तक आपको रेगुलर एग्जाम देना है। तो उसके लिए आपको यहाँ प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, डेली आपको अगर लिखना होगा तो। ठीक है, तो इस प्रकार आपको जो है चलना है। अब यहाँ देखिए, आपको जो उत्तर लेखन का जो प्रारूप है, मतलब एक प्रकार से आपको लिखना कैसे है, तो देखिए आपका टोटल जो 150 नंबर का पेपर आएगा वो आ रहेगा और एक बा रहेगा, यानी कि खंड ए और खंड बी 2 रहेंगे। और आपको क्वेश्चन कैसे आएंगे, टोटल 5 यूनिट रहेगी। 5 यूनिट में प्रत्येक यूनिट आपकी कितने अंक की रहेगी? 30 अंक की। तो उसमें आपको लिखना है, जैसे कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके 10 शब्द वाले, यानी कि एक लाइन में लिखना। कुछ क्वेश्चन आएंगे आपके 50 शब्द वाले या 5-6 जो लाइन है उसमें लिखना है। तो ये आएंगे 3 नंबर वाले, ये आएंगे 5 नंबर वाले, और जो 200 शब्द सीमा वाले हैं वो 11 नंबर के आएंगे। तो हम तो मुख्य रूप से जो प्रैक्टिस करेंगे वो 200 वाले की कर रहे हैं अभी, फिर हम कभी कभी इनको भी लेते जाएंगे। देखिए, हमारा जो उत्तर लेखन का कार्यक्रम है उसके अंतर्गत आपको उत्तर लेखन भी मिलेगा, साथ में आपको केस स्टडी का भी जो है एक प्रकार से तैयारी कराई जाएगी। जब मैं 4th पेपर पढ़ाऊंगा तो उसमें आपको केस स्टडी की भी तैयारी कराई जाएगी। साथ में आपको निबंध लेखन, मतलब जो ऐसे राइटिंग है उसकी भी प्रैक्टिस कराई जाएगी, और जो प्रारूप लेखन है तो उसकी भी आपको वहाँ प्रैक्टिस कराई जाएगी। तो ये कंप्लीट रूप से आप देख सकते हैं हमारा जो मुख्य उद्देश्य है अभी वर्तमान में वो है मुख्य परीक्षा को लेकर। तो मुख्य परीक्षा में जो भी पास होना चाहता है वो सारी चीज़ों से कनेक्ट हो जाए, टेलीग्राम ग्रुप से, चैनल से, और इसी प्रकार जो है वीडियो को रेगुलर देखते रहे। तो इस प्रकार आपका जो है मुख्य परीक्षा कुछ हमारी मेहनत काम लाएगी और कुछ आपकी मेहनत, मतलब एक हाथ से ताली नहीं बजती, आपने सुना भी होगा। उसी प्रकार आपको देखना है कि हम जो पढ़ा देते हैं उसको आपको बार बार रिवाइज करना है। ठीक है, और उत्तर लिखते जाना है। तो इस प्रकार आपको जो है सक्सेस जरूर मिलेगी। ठीक है, तो हमने यहाँ देखिए विश्व का भूगोल हमारा कंप्लीट हो चुका है। इतना कंप्लीट हम सिलेबस को मुख्य रूप से देखते हैं ध्यान में, और कुछ अन्य चीज़ें भी हमने यहाँ पे देखे थे। अब यहाँ भारत के भूगोल के अंतर्गत देखें तो यहाँ भी हमने कुछ अन्य चीज़ें देखे हैं, और मुख्य रूप से हमारा ये इन टॉपिक्स पर फोकस रहा था। ठीक है, इन टॉपिक्स को हमने कवर कर लिए। कुछ अन्य टॉपिक इसके अंतर्गत हमारे छूट गए हैं, तो उनको आप लोड नहीं लेना। जैसे कि भारत में परिवहन छूट गया है। ठीक है, जैव विविधता की बात करें तो वो तो आपको तीसरे पेपर में मिल जाएगी। एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी जो है आपका तीसरा पेपर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत एनवायरनमेंट वाला जो टॉपिक है उसके अंतर्गत आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी। और कुछ अन्य चीज़ें और छूटी है तो वो हम धीरे धीरे यहाँ पे कवर कर लेंगे। देखिए, जब मेंस का मैं कंप्लीट करा दूंगा पूरा कंप्लीट सिलेबस, तो आपको यहाँ पे एक और, मतलब जो प्री के लेकर, मतलब जो MPPSC 2020 है। अब MPPSC 2020 ऐसा है नाम, ठीक है, अगर 2020 में भी नहीं आई तो कोई दिक्कत नहीं। ये सिलेबस आपका जो न्यू सिलेबस है वो आपका कंप्लीट रूप से काम आने वाला है आगे तक, जब तक कि सिलेबस चेंज नहीं होगा। तो इसलिए MPPSC को ध्यान में रखना, 2020 को ध्यान में नहीं रखना है। MPPSC मुख्य फोकस है जो न्यू सिलेबस के अनुसार, उसको आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ आपका जो कंप्लीट सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा प्लेलिस्ट के अंतर्गत। आप पूरा जो है, अगर आपने किसी ने छोड़ा है या फिर कोई बाद में ज्वाइन हुआ है तो आप इसको पीछे जाकर देख सकते हैं। सारे इतिहास का भी कंप्लीट लेक्चर आपको मिल जाएगी, पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अब हमारा जो शुरू होने वाला है वो मध्य प्रदेश का भूगोल, जिसमें हम मुख्य रूप से जो भौगोलिक संरचना भू आकार की है उसके अंतर्गत देखेंगे। जैसे कि मुख्य हमारा फोकस रहेगा नर्मदा घाटी, मालवा का पठार विशेष रूप से। तो हम बहुत सारी चीज़ें इसके अंतर्गत देखेंगे, साथ में इन पर फोकस हमारा मुख्य रूप से रहेगा।
प्राकृतिक रूप से वनस्पति और जलवायु के बारे में यहाँ पे देखेंगे, मृदा से संबंधित सारी चीज़ें, खनिज एवं ऊर्जा संसाधन और प्रमुख उद्योग। देखिए खनिज एवं ऊर्जा संसाधन वाला जो टॉपिक है हमारा कहाँ पे है, आपको इकोनॉमी वाले में भी मिलेगा, मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था के अंतर्गत भी मिलेगा और उद्योग वाला भी। तो ये जो टॉपिक है हमारे वहाँ पे हम कवर कर लेंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो अच्छे से क्लैरिटी बनी रहे। और जो राज्य की जनजातियाँ है, जैसे कि बहुत सारी जनजातियाँ, भील है, गोंड है, ये बहुत सारी जनजातियाँ, उनसे संबंधित सारे क्षेत्र के बारे में, उनकी वेशभूषा और उनसे संबंधित कुछ जो टॉपिक है वो हम यहाँ पे विस्तार से जानेंगे। तो इस प्रकार हमारा कंप्लीट जो है मध्य प्रदेश का भूगोल यहाँ कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो 4th यूनिट आएगी आपकी, क्या आएगी, जल एवं आपदा प्रबंधन से संबंधित आएगी। उससे संबंधित हम जैसे पेयजल आपूर्ति, जल प्रबंधन, भूजल से संबंधित चीज़ें जानेंगे। कुछ प्राकृतिक आपदाएं जैसे कि भूकंप है, ज्वालामुखी है, सुनामी है, हिमस्खलन, भूस्खलन, इन सभी चीज़ों से संबंधित जो खतरे हैं, उनके प्रभाव, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर जानेंगे। कुछ सामुदायिक योजना, मतलब इनसे संबंधित जो आपदा है उनसे संबंधित कुछ है कि भाई संसाधन मानचित्रण, राहत एवं पुनर्वास से संबंधित निरोधक एवं प्रशासनिक उपाय, सुरक्षित निर्माण, वैकल्पिक संचार एवं जीवन सुरक्षा हेतु दक्षता, ये सभी कुछ सामुदायिक योजना है जो कि आपदा प्रबंधन से रिलेटेड यहाँ पे देखने को हमको मिलती है। अब 5वीं यूनिट में आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीज़ें मिलेगी, जो भूगोल को जानने से रिलेटेड, भूगोल के अध्ययन जैसे कि सुदूर संवेदन सिद्धांत से संबंधित, GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली जिसे बोलते हैं, GPS, इनसे संबंधित चीज़ें आपको यहाँ जानने को मिलेगी। तो हम जैसे ही 3rd यूनिट एंड होती है हमारी, तो हम ये वाला शुरू करेंगे, उसके बाद भूगोल, ठीक है। और इसी के साथ साथ में हम दूसरा पेपर भी शायद शुरू कर सकते हैं, या फिर हम 4th पेपर को शुरू करेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको 4th पेपर से पढ़ना है या फिर आपको पहले दूसरा पेपर पढ़ना है। तो आप जैसा कहेंगे वैसा आपको मतलब लगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उसी प्रकार यहाँ पर लेक्चर चलेंगे। तो चलिए जो तीसरी यूनिट है हमारी मध्य प्रदेश के भूगोल के अंतर्गत, हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं भू आकार की या भौगोलिक संरचना जो मध्य प्रदेश की है उससे संबंधित। तो देखिए भौगोलिक संरचना यानी कि ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर जिसे हम बोलते हैं। तो यहाँ देखिए जो भौगोलिक संरचना उसका निर्धारण हम कैसे करते हैं, किसी भी प्रदेश की या देश, राज्य या जो जहाँ की भी हमको भौगोलिक संरचना देखना है तो उसका निर्धारण होता है वहाँ के पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, इन सभी के द्वारा उसका निर्धारण होता है। अब भू आकृति जो होती है वो क्या करती है, मतलब जो भौगोलिक संरचना है उसके निर्माण और विकास की एक प्रक्रिया इसको माना जाता है। तो जैसे मान सकते हैं हम, देखिए जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश का हम देख सकते हैं एक लोकेशन, एक्यूरेट मैप तो नहीं है परंतु एक अनुमानित रूप से हम देख सकते हैं मध्य प्रदेश जैसा ही दिख रहा है। तो हम देख सकते हैं ऊपर से हमको चंबल नदी देखने को मिलती है, ठीक है, मालवा का पठार यहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद आपको यहाँ पे नर्मदा घाटी, सोन घाटी देखने को मिलती है। नीचे आपको सतपुड़ा देखने को मिलता है, यहाँ पे विंध्य श्रेणी, इधर अरावली पर्वत देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखें तो इधर मतलब जो नीचे वाला एरिया आपको महानदी वाला एरिया देखने को मिलता है। तो अलग अलग प्रकार से जो उसकी भौगोलिक संरचना है वो हमको देखने को मिलती है मध्य प्रदेश की। तो ये आप देख सकते हैं। अब यहाँ हम कुछ चीज़ें जान लेते हैं, जैसे कि जो मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश के चारों ओर मुख्य रूप से अगर देखें हम तो एक प्रकार से भूमि हमको दिखती है। भूमि मतलब जैसे अगर मध्य प्रदेश यहाँ हम देखें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत हमको यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊपर की तरफ यूपी देखने को मिलता है, इधर राजस्थान देखने को मिलता है, इधर आपको यहाँ पे गुजरात देखने को मिलता है, यहाँ पे महाराष्ट्र देखने को मिलता है और यहाँ पे छत्तीसगढ़ देखने को मिलता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि पांचों तरफ से या चारों तरफ से एक प्रकार से क्या है, भूमि से घिरा है, ठीक है। मध्य प्रदेश चारों तरफ से भूमि से घिरा है, इसलिए भूमि से घिरे यानी कि लैंडलॉक्ड बोलते हैं इसे, लैंडलॉक्ड एरिया, लैंडलॉक्ड मतलब स्टेट बोल सकते हैं, या फिर इसको हिंदी में बोले तो स्थलरुद्ध बोल सकते हैं, यानी कि किसी भी तरफ से सागर की सीमा को स्पर्श नहीं करता है। इसलिए एक प्रकार से अगर देखें तो देखिए सभी राज्यों के बीच में होने के कारण इसको एक प्रकार से हृदय स्थल भी कहा जाता है, यानी भारत का हृदय स्थल बोल सकते हैं या हृदय प्रदेश भी इसको बोल सकते हैं। इस प्रकार अगर देखें हम तो यहाँ देखिए इसकी भौगोलिक स्थिति हमको कुछ देखने को मिलती है, जैसे कि यहाँ देखें तो देखिए ये 74 दिख रहा है, 74 से लेकर यहाँ देख सकते हैं देखिए 82.5 तक आपको दिख रहा है। और ऊपर नीचे की तरफ देखें तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है 21 से नज़र आ रहा है, और यहाँ आपको दिख रहा है देखिए यहाँ 21 से लेकर 26 के आसपास, देखिए 27 के थोड़ा नीचे है। तो हम देख सकते हैं जो भौगोलिक स्थिति इसकी, तो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार आपने पढ़ा होगा। देखिए मैं एक समझा देता हूँ, जैसे आपका ये ग्लोब मान लीजिए, ठीक है, ग्लोब में ये गई है कौन सी, ये विषुवत रेखा गई है, नीचे आप देख सकते हैं मकर रेखा है और ऊपर देख सकते हैं कर्क रेखा है, ठीक है। और हमारा भारत ये अच्छा, ये सीधी वाली जो है ये देशांतर रेखा है 0 डिग्री, और 0 डिग्री के इधर वाला जो एरिया है वो कहलाता है पूर्व, और इधर वाला एरिया क्या कहलाता है, पश्चिम कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ देखिए विषुवत रेखा जो 0 है, 0 के नीचे वाला एरिया कहलाता है दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, और ऊपर वाला कहलाता है उत्तरी गोलार्ध। तो हम अगर भारत की बात करें तो भारत हमारा यहाँ कहीं देखने को मिलेगा। तो भारत कहाँ पे है,
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। उत्तर पूर्वी मतलब उत्तर ये वाला भाग हो गया कौन सा, विषुवत रेखा के हिसाब से, और देशांतर रेखा के हिसाब से ये पूर्वी भाग हो गया। तो उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा भारत है। उसी प्रकार अगर बात करें मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश सेंटर में हमको देखने को मिलता है। तो मध्य प्रदेश भी कहाँ देखने को मिलेगा, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में हमारा मध्य प्रदेश देखने को मिलेगा। तो इसकी भी कुछ अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार होगा जैसे भारत का था, ठीक है। तो उसी प्रकार हम यहाँ देखने वाले हैं भौगोलिक स्थिति। तो भौगोलिक स्थिति में हम देख सकते हैं इसका जो है अक्षांशीय विस्तार की अगर बात करें तो अक्षांशीय विस्तार इसका 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर कहाँ तक है, 26 डिग्री 30 मिनट तक इसका अक्षांशीय विस्तार है। और अगर देशांतरीय विस्तार की अगर बात करें तो यहाँ 74 डिग्री 9 मिनट से लेकर 82.5 डिग्री 48 मिनट, ठीक है। जीरो एक प्रकार से अगर देखें तो 4-8 जो है पूर्वी देशांतर तक के एक प्रकार से विस्तार यहाँ देखने को मिलता है। तो ये विस्तार हो गया। उसके बाद अगर देखें तो हमने क्या देखें, चार देखिए, उधर यूपी है, इधर राजस्थान है, इधर गुजरात है, नीचे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़। तो कितने हो गए, ये आसपास से 5 राज्यों से अपनी सीमा को शेयर करता है, ठीक है। कौन कौन से हो गए, उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। अच्छा, सबसे ज़्यादा अगर लंबाई के हिसाब से देखें तो लंबाई के हिसाब से आपका राजस्थान देखने को मिलेगा, और अगर जिलों की संख्या के हिसाब से देखें तो कौन देखने को मिलेगा, यूपी देखने को मिलेगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब उत्तर की तरफ आपको क्या क्या देखने को मिल रहा है, देखिए उत्तर की तरफ आपको देखने को मिल रहा है यूपी, उसके बाद आपको पूरब की तरफ देखने को मिल रहा है छत्तीसगढ़, दक्षिण की तरफ महाराष्ट्र, और पूरब पश्चिम की तरफ आपको राजस्थान और छत्तीसगढ़ दोनों देखने को मिल रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ हम देख सकते हैं अलग अलग प्रकार से हमने देख लिया। उसके बाद अगर बात करें क्षेत्रफल की तो क्षेत्रफल इसका कितना है, 308,252 यानी 3,08,252 वर्ग किलोमीटर इसका जो है क्षेत्रफल देखने को मिलता है मध्य प्रदेश का, ठीक है। कुछ जगह हमको जो है 245 भी देखने को मिलता है, तो आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना, 252 आपको करेक्ट मानना है, ठीक है। इसके अलावा जो इसका क्षेत्रफल है वो कंप्लीट जो भारत का क्षेत्रफल है उसका 100% में से 9.38% यहाँ देखने को मिलता है। मतलब मध्य प्रदेश का जो भूभाग है वो टोटल भारत के भूभाग का 9.38% यहाँ देखने को मिलता है। अब यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए इसकी कुछ चौड़ाई और लंबाई भी होगी। जैसे अगर देखें पश्चिम से पूरब की ओर भी लंबाई रहती है और उत्तर से दक्षिण की ओर भी लंबाई रहती है, ठीक है। तो अगर बात करें इसकी हम क्या लंबाई की, तो लंबाई मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर, तो हम यहाँ लिख भी देते हैं उत्तर से दक्षिण की ओर जो लंबाई है इसकी वो कम देखने को मिलेगी। कम कैसे, मतलब 605 किलोमीटर देखने को मिलेगी। परंतु पश्चिम से पूरब की ओर अगर देखें, पश्चिम से पूरब की ओर, तो ये ज़्यादा देखने को मिलेगी। कितनी, 870 किलोमीटर। 870 किलोमीटर हमको यहाँ पे लंबाई और चौड़ाई देखने को मिलती है। अब यहाँ देखिए जो एक प्रकार से जो मध्य प्रदेश है वो भारत के अंतर्गत अगर देखें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से ये दूसरा राज्य है। दूसरा राज्य कैसे, पहले स्थान पर कौन है, राजस्थान, और ये जो है दूसरे नंबर पर हमको देखने को मिलता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अब मध्य प्रदेश की जो उत्तरी सीमा हमने देखे थे, यहाँ पे देखिए चंबल, मतलब चंबल संभाग है, यानी कि जो श्योपुर है, मुरैना है और भिंड की तरफ से हम देख सकते हैं चंबल नदी बहती है, जो कि यमुना नदी में जाकर मिल जाती है, यमुना की सहायक नदी है। और दक्षिणी क्षेत्र में अगर देखें तो यहाँ पे आपको बैतूल के अंतर्गत ताप्ती नदी निकलती है, और यहाँ देखिए नीचे, तो ऊपर तरफ से अगर देखें तो ऊपर तरफ से हमको चंबल नदी देखने को मिलती है, नीचे की तरफ से ताप्ती नदी। तो हम यहाँ बात कर सकते हैं इसकी एक प्रकार से उत्तरी सीमा कौन बनाती है, चंबल नदी, और दक्षिणी सीमा की अगर बात करें तो दक्षिणी सीमा बनाती है कौन सी, ताप्ती नदी यहाँ पे बनाती है, ठीक है। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, चंबल नदी से लेकर नीचे ताप्ती नदी तक हम इसका विस्तार देख सकते हैं। अब इसके अलावा बात करते हैं हम नेक्स्ट, देखिए एक मैप में निहार लेते हैं, आगे हमको पढ़ने में आसानी होगी उसके लिए। पांचों तरफ मतलब चारों तरफ से देखिए उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, गुजरात है, उसके बाद आप नीचे देखें महाराष्ट्र है, और उसके बाद आप देख सकते हैं छत्तीसगढ़ है। यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए हम जो है इसके अलग अलग प्राकृतिक भागों में बांटा गया है मध्य प्रदेश को। तो टोटल मिलाकर अगर देखें 2000 के पहले, यानी 2000 तक अगर बात करें तो टोटल 9 यहाँ पे हमको देखने को मिलते थे। पर अगर बात करें हम 2000 के बाद की, 2000 के बाद यानी छत्तीसगढ़ का जब गठन हो गया था, तो हमको यहाँ पे टोटल 7 देखने को मिलते हैं। अब 7 कौन कौन से वो हम तो देखेंगे, पर 2 कौन से घटाए गए हैं। एक तो महानदी जो छत्तीसगढ़ के छत्तीसगढ़ के अंतर्गत आपको महानदी बेसिन देखने को मिलता है, तो ये घटा दिया गया है। दूसरा दंडकारण्य जो भाग है वो यहाँ पे घटा दिया गया। तो टोटल अभी कितने बचे, 7। तो यहाँ प्राकृतिक प्रदेश 7 हमको देखने को मिलते हैं, जैसे मध्य भारत का पठार है, मालवा का पठार है, उसके बाद आप नर्मदा सोन घाटी बोल सकते हैं, फिर आपको सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलेगी,
बघेलखंड का पठार, उसके बाद आप बुंदेलखंड का पठार। ठीक है, तो ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगी। विंध्याचल पर्वत श्रेणी भी यहाँ देख सकते हैं आप। तो अलग अलग प्रकार से हम यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ ये देखिए रीवा पन्ना का पठार, तो टोटल ये देखिए आपको 3 ये हो गए और 4 ये हो गए, 7 आपको प्राकृतिक प्रदेश यहाँ देखने को मिलेंगे। अलग अलग यहाँ हम देख सकते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ और चीज़ें और देख लेते हैं यहाँ पे, ताकि और क्लियरिटी आ जाए। देखिए यहाँ अगर मध्य प्रदेश के मैप के अंतर्गत आप देखते होंगे तो देखिए आपको उच्च मध्य मतलब मध्य भारत का पठार, उसके नीचे मालवा का पठार। मालवा के पठार के अंतर्गत ये बिंद श्रेणी देखने को मिलती है। बिंद श्रेणी में देखिए बिंद पर्वत श्रेणी ये कहाँ तक है, देखिए भांडेर पर्वत श्रृंखला, कैमूर पर्वत श्रृंखला, इधर तक मतलब रीवा के आसपास तक यहाँ पे विस्तार इसका पाया जा रहा है। यहाँ से आपको अरावली पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है राजस्थान के अंतर्गत, जिसका विस्तार दिल्ली तक देखने को मिलता है। नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलेगी। नर्मदा सोन घाटी के नीचे आपको सतपुड़ा पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, जहाँ पे आपको देखिए यहाँ पे राजपीपला मतलब 3 भागों में बटी है। इधर वाला भाग राजपीपला कहलाता है, फिर उसके बाद महादेव और उसके बाद मेकल पर्वत श्रृंखला। महादेव में ही आपको एक देखने को मिलेगी धूपगढ़ श्रेणी, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी यहाँ पे देखी जाती है 1350 मीटर। ठीक है, और मेकल पर्वत श्रृंखला देखिए यहाँ पे थोड़ी दक्षिण की ओर मुड़ गई है, जो बघेलखंड का पठार उसके नीचे आप देख सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे जानने वाले हैं और कुछ विशेष चीज़ें, जैसे कि हम बात करते हैं भौगोलिक संरचना की, यानी कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भौगोलिक संरचना है उसके बारे में हम यहाँ पे जानते हैं। तो देखिए जो भौगोलिक संरचना हमने देख लिया। अब भौतिक संरचना देखना है। भौगोलिक संरचना हमने ये वाली देखें। ठीक है, अभी हम देखना है भौतिक संरचना। अच्छा, भौतिक संरचना होती क्या है? भौतिक मतलब होता है किस प्रकार से ये इसका निर्माण हुआ है। मतलब मुख्य रूप से अगर बात करें चट्टानों की बात की जा रही है, तो अगर चट्टानें भी पूछा जाए तो हम इस प्रकार से यहाँ इसका वर्णन कर सकते हैं। तो हमको पता है जो मध्य प्रदेश है वो एक प्रकार से प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही भाग माना जाता है। अब गोंडवाना लैंड क्या होती है वो मैं विस्तार से यहाँ नहीं बताऊंगा, आप जाकर विश्व का भूगोल पढ़ सकते हैं। तो यहाँ देखिए एक मोटा मोटा बता देता हूँ फिर भी। जैसे ये पूरा हमारा ग्लोब है, ग्लोब के अंतर्गत पूरा जलीय भाग था और एक छोटा सा भाग यहाँ देख सकते हैं ये था एक प्रकार से। ठीक है, इसको बोला जाता था पेंजिया, और ये जो बड़ा वाला भाग इसको बोला जाता था क्या, पेंथालासा। ठीक है, तो अब यहाँ देख सकते हैं कुछ भौगोलिक हलचल और समय के बीतने के साथ साथ ये जो भाग है अलग भागों में यानी 2 भागों में बढ़ गया, एक ऊपर चला गया और एक नीचे चला गया। तो ऊपर वाला भाग जो था क्या कहलाया, एक प्रकार से जो यूरेशिया तरफ गया था। ठीक है, अंगारा लैंड जिसे बोलते हैं, और नीचे वाला जो था एक प्रकार से गोंडवाना लैंड। तो नीचे वाला जो भाग है उसका भाग हमारा जो है मध्य प्रदेश को माना जा रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं जो भूवैज्ञानिक रूप से अगर देखें तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक जो है प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का ही भाग है। और मध्य प्रदेश का जो अधिकांश भाग हम देख सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग। अब प्रायद्वीपीय पठार का उत्तरी भाग मतलब हम देखें अगर भारत का नक्शा बनाकर, ठीक है, चलिए मैं यहीं पे भारत का नक्शा बना देता हूँ एक मोटा मोटा यहाँ पे। चलिए यहाँ पे हम भारत का नक्शा डिजाइन करते हैं थोड़ा सा। जैसे आपका भारत का नक्शा आपने भी बनाने की कोशिश कर लिया होगा, उम्मीद है मुझे। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं ये भारत का नक्शा, जो भी आपको जिस प्रकार भी आपको बनता है। ठीक है, इस प्रकार आप बना सकते हैं। यहाँ से आपका सिक्किम आप दर्शा सकते हैं, सिक्किम से उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ से त्रिपुरा लेकर ये पश्चिम बंगाल से होते हुए नीचे इस प्रकार आप बना सकते हैं। ठीक है, जैसा भी मतलब एक लगना चाहिए कि भारत टाइप देखना चाहिए वो थोड़ा सा। तो हम देख सकते हैं ये जो भाग है यहाँ से आप देख सकते हैं कंप्लीट जो है आपका प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। ये क्या कहलाता है, प्रायद्वीपीय पठार। तो आपका मध्य प्रदेश देख सकते हैं, देखिए हमारा मध्य प्रदेश यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो हमारा जो मध्य प्रदेश है वो प्रायद्वीपीय पठार का जो उत्तरी भाग है उसके अंतर्गत आता है, जिसके कारण प्रदेश में प्राचीन काल से ही एक प्रकार से प्राचीन काल से लेकर अभी वर्तमान तक की अगर देखें तो सभी भौतिक संरचनाएं हमको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। वही बात यहाँ पे की जा रही है। तो इसके अंतर्गत हम बहुत सारी चट्टानों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे कि आद्य महाकल्प जिसे हम आर्कियन बोल सकते हैं। उसके बाद अगर देखें तो धारवाड़ क्रम की देख सकते हैं। देखिए आद्य महाकल्प आर्कियन क्रम की चट्टानें, धारवाड़ समूह की चट्टानें, कुड़प्पा शैल समूह देख सकते हैं, विंध्यन शैल समूह और गोंडवाना शैल समूह। ये सभी प्रकार की जो चट्टानें उनके बारे में हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ हम एक एक करके विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आद्य महाकल्प की। तो आद्य महाकल्प के अंतर्गत हमको देखने को मिलेगा मुख्य रूप से एक प्रकार से ये जो चट्टानें होती है काफ़ी कठोर होती है। आद्य महाकल्प की चट्टानें कैसी होती है, कठोर होती है। ठीक है, कठोर चट्टानें होती है, मतलब एक सेल संरचना जो है इनका निर्माण जो है कठोर जो सेल है उनके द्वारा हुआ है, कठोर चट्टानों के द्वारा इनका निर्माण हुआ है। अब यहाँ देखें तो यहाँ पे जो है हमको जीवाश्म में मिलते हैं क्या, जीवाश्म यहाँ पे नहीं मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ मुख्य रूप से अगर देखें तो ये जो चट्टान है वो कहाँ पाई जाती है,
बुंदेलखंड क्षेत्र में पाई जाती है। अब बुंदेलखंड कहाँ है वो आप लोकेशन में ध्यान में रखिए। देखिए बुंदेलखंड आपको इतना भाग देखने को मिलेगा, ये वाला भाग जो है बुंदेलखंड, और यहाँ आपको किस प्रकार की चट्टानें मिलेगी, यहाँ आपको आद्य महाकल्प, ये आपको इंडिकेट करते चलना है, आद्य महाकल्प की जो चट्टानें वो यहाँ पे देखने को मिलेगी। अब दूसरे प्रकार यहाँ देख सकते हैं, दूसरी प्रकार हमको देखने को मिलेगा धारवाड़ क्रम की चट्टानें। तो यहाँ हम देख सकते हैं इसमें हमको जीवाश्म नहीं मिलते हैं, यहाँ पे भी हमको जीवाश्म नहीं मिलते हैं। दूसरी चीज़ अगर बात करें तो जो एक प्रकार से अपरदन से निर्मित होने के कारण ये है, एक प्रकार से इनका निर्माण कैसे हुआ है, अपरदन से। और मुख्य रूप से अगर देखें यहाँ तो हमको अलग अलग क्षेत्रों में इनका विस्तार देखने को मिलता है, जैसे कि हम बात करें जबलपुर में, उसके बाद हम देख सकते हैं बालाघाट, उसके बाद हम देख सकते हैं छिंदवाड़ा। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ जो चट्टानें हैं वो जबलपुर में चूने के पत्थर के रूप में देखने को मिलती है। यहाँ पे क्या है, चूने के पत्थर। तो देखिए यहाँ हम देखिए जबलपुर और बालाघाट, जैसे जबलपुर यहाँ इसके आसपास देखिए मैकल पर्वत के आसपास देख सकते हैं, छिंदवाड़ा नीचे सतपुड़ा में देख सकते हैं। ठीक है, बालाघाट में नीचे, इस प्रकार इस वाले क्षेत्र में हम क्या देख सकते हैं, धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उनका विस्तार हम यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं कुड़प्पा शैल समूह। कुड़प्पा शैल समूह हम देख सकते हैं मुख्य रूप से अगर देखें तो ये पन्ना वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। कुड़प्पा वाला जो एक प्रकार से समूह है वो हमको कहाँ देखने को मिलता है, पन्ना, उसके आसपास अगर देखें तो कुछ क्षेत्र और देखने को मिलते हैं, जैसे कि ग्वालियर जो ऊपर वाला क्षेत्र है वहाँ भी हमको देखने को मिलती है। ठीक है, बिजावर वाले जो क्षेत्र है वहाँ पे भी हमको देखने को मिलती है। तो ये सभी तरफ हम देख सकते हैं मुख्य रूप से किस फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे कि जेस्पर के रूप में देखने को मिलती है, हार्न स्टोन के रूप में देखने को मिलती है। उसके अलावा अगर बात करें तो पोर्सलेनाइट के रूप में भी देखने को मिलती है। ये सभी इस प्रकार में हमको यहाँ पन्ना, ग्वालियर और बिजावर वाले क्षेत्र में ये देखने को मिलती है। उसके अलावा देखें तो जो बिजावर है, बिजावर में अगर देखें तो ये बिजावर के कुड़प्पा शैल से हम देख सकते हैं एक प्रकार से पन्ना के अंतर्गत ही ये हमको एक प्रकार से जो शैल है उससे हमको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे हीरा देखने को मिलता है। हीरा का मतलब हीरा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ देखिए हम अगर यहाँ बात करें तो ग्वालियर वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं, पन्ना ये वाला क्षेत्र हम देख सकते हैं, इधर वाले क्षेत्र में हमको क्या देखने को मिलती है, मुख्य रूप से कुड़प्पा शैल समूह देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो है विंध्यन शैल समूह। तो विंध्यन शैल समूह दो भागों में बांटा गया है। दो भाग कौन कौन से वो अभी हम देख लेते हैं। इसके दो भाग है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो लोअर विंध्यन है और एक हम देख सकते हैं एक अपर विंध्यन है। ठीक है, तो हम यहाँ बात करें किसकी, लोअर विंध्यन की। तो यहाँ देखिए लोअर विंध्यन की जो शैल समूह है वो हम यहाँ देख सकते हैं, ये सोन नदी घाटी में देखने को मिलती है, सोन घाटी वाला क्षेत्र में देखने को मिलती है। सोन घाटी क्षेत्र में चूने पत्थर एवं बालू पत्थर के रूप में देखने को मिलती है। एक तो किसके रूप में देखने को मिलती है, चूने पत्थर, और एक बालू पत्थर के रूप में, ये दोनों मतलब हमको लोअर के अंतर्गत सोन नदी घाटी में ये चीज़ देखने को मिलती है। अब अपर विंध्यन की अगर बात करें तो अपर विंध्यन मुख्य रूप से अगर देखें तो यहाँ पे हमको ये कहाँ देखने को मिलती है, एक तो सोन घाटी में भी देखने को मिलती है। ठीक है, दूसरा जो विंध्यन पर्वत श्रेणी का जो कैमूर है, उसके बाद हम देख सकते हैं भांडेर है, इसमें भी ये देखने को मिलती है। साथ में जो रीवा श्रृंखला है उसमें भी ये देखने को मिलती है। अब किस फॉर्म में देखने को मिलती है, जैसे ये तो मिलती है अपर ग्रुप, अपर जो विंध्यन उसमें हमको इस क्षेत्र में देखने को मिलती है। और दूसरी चीज़ अगर यहाँ ये मिलती हैं तो यहाँ पे हमको क्या मिलता है, जीवाश्म के कुछ अंश देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ पे, विंध्यन शैल समूह में। तो हम देख सकते हैं, देखिए सोन नदी घाटी आपको कहाँ दिख रही है, जैसे ये नर्मदा घाटी है तो इधर हमको सोन नदी घाटी देखने को मिलती है यहाँ पे। उसके बाद अपर और लोअर की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए दोनों चीज़ आपको इसी के आसपास यहाँ पे देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो बात करते हैं गोंडवाना शैल समूह की, तो गोंडवाना शैल समूह की अगर बात करें तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर बात करें हम जैसे मुख्य रूप से तो इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है कहाँ पे, जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, यानी कि सतपुड़ा, और साथ में हम देखें तो हमको ये बघेलखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा इसके जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग इसके देखने को मिलते हैं, एक तो लोअर देखने को मिलता है, दूसरा हमको मध्य देखने को मिलता है, तीसरा हमको अपर देखने को मिलता है। अब लोअर गोंडवाना की अगर बात करें तो ये जो चट्टानें हैं सतपुड़ा क्षेत्र में फैली है, और मुख्य रूप से अगर देखें तो जैसे जो है
मोहपानी, और प्लस हम देख सकते हैं कौन सा, पंचघाटी। मोहपानी और पंचघाटी जो कोयला क्षेत्र है वो किसके अंतर्गत आता है, लोअर गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अगर बात करें मध्य गोंडवाना क्षेत्र की तो इसके अंतर्गत भी हम देख सकते हैं, एक तो पंचघाटी आता है, दूसरा हम बात करें तो यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलती है, पचमढ़ी। उसके बाद हम देख सकते हैं देनबा, प्लस हम देख सकते हैं हम क्या, मोहपानी। ये सभी जो है किसके अंतर्गत आते हैं, मध्य गोंडवाना क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। और मुख्य रूप से हम देखें तो सैल समूह से बालू का पत्थर प्राप्त होता है। अब दूसरी बात करें हम किसकी, अपर गोंडवाना की, तो अपर गोंडवाना के अंतर्गत देखें तो यहाँ जो है हमको एक प्रकार से बघेलखंड क्षेत्र देखने को मिलता है, बघेलखंड। उसके साथ में हम देख सकते हैं सतपुड़ा क्षेत्र देखने को मिलता है। और यहाँ मुख्य रूप से क्या देखने को मिलती है हमको, जैसे कोयला देखने को मिलता है, प्लस चूना पत्थर यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। तो ये कंप्लीट हमने देखे हैं किसके बारे में, गोंडवाना सेल समूह के बारे में। अब इसके बाद जो है हमारा सेल मतलब जो भौतिक संरचना उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें देखें हमने कौन कौन सी, यानी कि आद्य महाकल्प, धारवाड़ समूह, कुड़प्पा सेल समूह, विंध्यन सेल समूह, गोंडवाना सेल समूह। तो ये हमारी कुछ भौतिक संरचना थी जिसके अंतर्गत हमने कंप्लीट मैप में हमने देखे कहाँ कौन कौन सी चीज़ कहाँ पे। अब हमारा जो नेक्स्ट है वो हम देख सकते हैं कुछ भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप मतलब हम बात करें, अभी हमने बात करे थे प्राकृतिक स्वरूपों की, ठीक है। तो प्राकृतिक जो प्रदेश है, प्राकृतिक स्वरूप है, वो हमने देखे थे 7 भागों में बांटा गया। पहले 9 थे, 2 घटा दिए गए छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात, तो अब बचे कितने, 7 बचे। तो उन 7 के बारे में हमको यहाँ पे देखना है। तो चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए एक बार और, तो जो 7 है, 7 में हम देखें तो जैसे मध्य भारत का पठार देखने को मिलता है, मालवा का पठार देखने को मिलता है, नर्मदा सोन घाटी देखने को मिलती है, सतपुड़ा जो पर्वत श्रेणी है वो देखने को मिलती है। उसके बाद बघेलखंड देखने को मिलता है, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार। ये टोटल मिलाकर आपको 7 देखने को मिलते हैं। तो मुख्य रूप से अगर देखें तो इनमें 3 कैटेगरी देखने को मिलती है। 3 कैटेगरी कैसे, एक तो मध्य उच्च प्रदेश के नाम से जाना जाता है, ठीक है। मध्य उच्च प्रदेश में हम देख सकते हैं कौन कौन सी चीज़ आती है, एक तो मध्य भारत का पठार आता है, एक रीवा पन्ना का पठार आता है, एक मालवा का पठार आता है, एक बुंदेलखंड का पठार आता है। इसके बाद हम देख सकते हैं नर्मदा सोन घाटी। अब जो सतपुड़ा पर्वत है वो अलग कर दिया गया है, और एक पूर्वी पठार यानी बघेलखंड ये अलग कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो इस प्रकार 3 कैटेगरी है, परंतु टोटल मिलाकर आपको 7 प्राकृतिक प्रदेश यहाँ देखने को मिलेंगे। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं। पहले एक और नज़र हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हमको धूपगढ़ी देखने को मिलेगी सतपुड़ा के अंतर्गत, विंध्य पर्वत श्रेणी आपको मालवा पठार, और कुछ क्षेत्र आपका रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत भी देखने को मिलेगा। देखिए विस्तार, भांडेर और कीमूर जो पर्वत श्रृंखला उसके रूप में देखने को मिलेगा। अब यहाँ देखें प्राकृतिक प्रदेश, जैसे कि हमने अभी बात की, तो एक बार यहाँ पे भी देख लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमको पता है 2000 से पहले 9 थे, और नव एक प्रकार वर्तमान की अगर बात करें तो 7 आपको देखने को मिलेंगी, यानी कि महानदी और दंडकारण्य क्षेत्र आपका माइनस कर दिया गया है। तो यहाँ 3 श्रेणी के अंतर्गत मध्य उच्च प्रदेश देखने को मिलेगा, सतपुड़ा श्रेणी और पूर्वी पठार। तो हम देख सकते हैं मध्य भारत का पठार इसके अंतर्गत देखने को मिलेगा, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। और सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत आपको राजपीपला देखने को मिलेगा, ग्वालीगढ़ या महादेव श्रेणी देखने को मिलेगी, और मेकल पर्वत श्रृंखला देखने को मिलेगी। उसके बाद आपका पूर्वी में बघेलखंड का पठार देखने को मिलेगा। तो एक एक करके इन्हीं के बारे में हम देखने वाले हैं कंप्लीट रूप से। तो हम देख सकते हैं यहाँ मध्य उच्च प्रदेश के अंतर्गत सबसे पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले जो मुख्य रूप से अगर देखें तो मध्य भारत का पठार हम देखेंगे, रीवा पन्ना का पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी। कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा, एक तो मध्य भारत का पठार देखने को मिल रहा है, रीवा पन्ना का पठार भी यहाँ देखने को मिल रहा है, मालवा का पठार भी देख सकते हैं, नर्मदा सोन घाटी, ठीक है। तो ये हो गए कंप्लीट रूप से। उसके बाद हम देख सकते हैं, देखिए जो है एक प्रकार से बुंदेलखंड का पठार, ये टोटल मिलाकर 5 हमारे कहाँ पे आ गए, मध्य उच्च प्रदेश में आ गए। और उसके बाद अन्य जो बचे जैसे सतपुड़ा और बघेलखंड ये अलग देखेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मध्य भारत का पठार के बारे में, ठीक है। तो मध्य भारत के पठार हम मुख्य रूप से अगर इसके अंतर्गत देखें तो हमको ये देखिए मध्य उच्च प्रदेश जो है एक त्रिभुजाकार पठारी प्रदेश के रूप में ये जाना जाता है, जो कि मुख्य रूप से देख सकते हैं। देखिए जैसे नर्मदा घाटी है, नर्मदा सोन घाटी, और जो अरावली है, ठीक है, इधर साइड, तो इस तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत जो है एक प्रकार से मुख्य रूप से देखें तो जैसे विंध्याचल हमको यहाँ देखने को मिलता है। ये देखिए भांडेर, कैमूर जो पर्वत श्रृंखला है उसमें हम देख सकते हैं, अलग अलग प्रकार से देख सकते हैं। यहाँ विभिन्न प्रकार की नदियाँ देखने को मिलती है, जैसे कि हमको चंबल नदी यहाँ से देखने को मिल जाती है। उसके बाद बेतवा नदी भी यहाँ देखने को मिल जाती है, काली नदी, सिंध नदी। उसके बाद अगर देखें तो काली सिंध नदी जो है, पार्वती नदी यहाँ देखने को मिल जाती है, केन नदी जो कि उत्तर प्रदेश की उत्तर एक प्रकार से उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होती है।
यमुना नदी में मिल जाती है। तो ये सभी एक प्रकार से इस प्रदेश की मुख्य रूप से नदी बेसिन के रूप में जानी जाती है, मध्य उत्तर प्रदेश की। और जो प्रदेश है उसको मुख्य रूप से अगर देखें तो 5 भागों में बांटा गया। जैसे हमने सबसे पहले बात करने वाले हैं मध्य भारत के पठार की, जो कि टॉप में आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। चंबल उप आंध्र प्रदेश भी इसको माना जाता है। तो सबसे पहले इसका विस्तार की बात कर लेते हैं। जो मध्य भारत का पठार, उसका विस्तार अगर देखें तो उत्तर में ये यमुना नदी का मैदान इसके देखने को मिलता है। और अगर बात करें, चलिए यहाँ मैं उत्तर भी लिख देता हूँ, हालांकि आप जो सुनते जाया करिए वो लिख सकते हैं। उत्तर में आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे, यमुना नदी का मैदान, ठीक है, यमुना नदी का मैदान देखने को मिलता है। प्लस अगर दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलता है, यहाँ पे मालवा का पठार देखने को मिलता है। उसके बाद अगर देखें हम तो जो मुख्य रूप से जो मालवा का पठार वो दक्षिण में देखने को मिला। उसके बाद जो पूर्व है, पूर्व में आपको क्या देखने को मिला, बुंदेलखंड देखने को मिला। और दक्षिण ये पश्चिम की अगर बात करें, दक्षिण तो हो गया, पश्चिम की अगर बात करें तो राजस्थान की जो उच्च भूमि है उससे घिरा हुआ है। तो चलिए यहाँ देख भी लेते हैं। जैसे सबसे पहले बात करें मध्य भारत के पठार की, तो मध्य भारत का पठार हम देख सकते हैं, ये वाला आपको देखने को मिल रहा है। जो ऊपर है, ऊपर आपको यमुना नदी वाला जो बेसिन है वो देखने को मिलता है। नीचे आपको मालवा का पठार देखने को मिल रहा है। उसके बाद इधर आप देखें तो बुंदेलखंड देखने को मिल रहा है और इधर आपको राजस्थान। तो आप देख सकते हैं चारों तरफ की स्थिति आप यहाँ देख सकते हैं। दूसरी चीज़, जिले की अगर बात करें तो इसमें हमको कौन कौन से जिले देखने को मिलते हैं तो वो हम यहाँ देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं, जैसे कि जो प्रदेश है ये पठारी एक प्रकार से पश्चिमी भाग में, पश्चिमी भाग मतलब इधर वाले भाग में, ठीक है, चंबल नदी बहती है। तो एक प्रकार से यहाँ हमको एक सीमांत भ्रंश देखने को मिलता है। भ्रंश क्या होता है आपको पता होगा। भ्रंश मतलब 2 प्लेट जब एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलती हैं तो बीच में एक जो है घाटी का निर्माण हो जाता है। तो ये भ्रंश घाटी एक प्रकार से नदी के बहाव के कारण भी यहाँ हमको देखने को मिलता है। तो भ्रंश एक प्रकार सीमांत भ्रंश द्वारा जो है ये अरावली पर्वत से यहाँ पे अलग होता है। तो अरावली पर्वत यहाँ पे हम देख सकते हैं विस्तार इसका, और यहाँ से ये मध्य भारत का पठार अलग होता है। इस क्षेत्र को चंबल उप आंध्र प्रदेश भी कहा जाता है, जैसे कि हमने देखे हैं, जिसमें दोमट मिट्टी से ढकी हुई जो चट्टानें हैं वो मिलती है। मुख्य रूप से इसका विस्तार हमको कहाँ देखने मिलता है, ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं भिंड में आप देख सकते हैं। दूसरी चीज़ उसी के साइड में मुरैना भी देख सकते हैं। उसके बाद हम देख सकते हैं ग्वालियर में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, और उसी के आसपास गुना है, शिवपुरी है, ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं नीमच में भी, यहाँ देखिए नीमच और मंदसौर में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, प्लस मंदसौर में भी, ठीक है। तो ये जो है ये सभी ज़िले इसी प्रदेश के अंतर्गत आते हैं, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं। मैप अगर देखे होंगे आपने कंप्लीट, ठीक है, मैंने पहले भी मध्य प्रदेश के अंतर्गत सारी चीज़ें पढ़ाए हूँ। जैसे हिस्ट्री वाले सेक्शन में आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश की हिस्ट्री में आपको कंप्लीट मध्य प्रदेश के बारे में यहाँ पे देखने। आगे हम पॉलिटी पढ़ेंगे तो पॉलिटी में भी आपको मध्य प्रदेश पढ़ने मिलेगा। उसके बाद इकोनॉमी पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मध्य प्रदेश पढ़ने मिलेगा। इस प्रकार आपका मध्य प्रदेश का कंप्लीट जो सिलेबस है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा अलग अलग पार्ट में। देखिए हम प्री में कंप्लीट मध्य प्रदेश पढ़ते हैं, परंतु हम मेंस में जो है उसको डिवाइड कर दिया जाता है सब्जेक्ट के फॉर्म में, ठीक है। चलिए यहाँ औसत वर्षा की अगर बात करूँ मैं तो औसत वर्षा आपको 75 सेंटीमीटर के आसपास, यानी कि जो है वो देखने लगभग 75 सेंटीमीटर के आसपास देखने को मिलती है, जो कि शेष प्रदेश से तुलनात्मक रूप से कम मानी जाती है। यानी कि बाकी जो प्रदेश वाला भाग है, मतलब मध्य प्रदेश में अन्य क्षेत्रों में आपको अधिक वर्षा देखने को मिलेगी, और यहाँ पे मध्य भारत का पठार में आपको औसतन कम वर्षा देखने को मिलती है। तुलना अगर करें तो मध्य प्रदेश का सबसे कम वर्षा वाला जो जिला है वो हम देख सकते हैं वो भिंड ही है, ठीक है। सबसे कम होती है यहाँ पे भिंड में वर्षा, ठीक है। इसके बाद हम देख सकते हैं इस क्षेत्र में चंबल जो है एक प्रकार से नदियों की अगर बात करें तो हमको यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलती है, चंबल नदी देखने को मिलती है। उसके बाद अगर देखें तो हमको उसके अलावा जो छोटी नदियाँ है जैसे कि काली सिंध नदी भी यहाँ देखने को मिलती है, पार्वती नदी यहाँ देखने को मिल सकती हैं, कुंवारी नदी यहाँ पे देखने को मिलती है। तो ये सभी नदियाँ यहाँ पे देखने को मिलती है। उसके बाद यहाँ पे हम देख सकते हैं इसकी जो जलवायु होती है मध्य भारत के पठार के अंतर्गत जो जलवायु होती है महाद्वीपीय प्रकार की होती है, ठीक है। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। और यहाँ पे जो मुख्य रूप से मिट्टी की अगर बात करें तो हमको नदियों का जो प्रवाह अधिक होने के कारण यहाँ जलोढ़ मिट्टी काफ़ी देखने को मिलती है। साथ में हमको कुछ जगह पर काली मिट्टी भी यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ जो मिट्टी है उसके अंतर्गत हम फसल देखें तो यहाँ हमको मुख्य रूप से देखने को मिलता है गेहूँ की फसल देखने को मिलती है, ठीक है। गेहूँ की फसल प्लस बाजरा की फसल यहाँ देखने को मिलती है। साथ में हम देख सकते हैं ज्वार की फसलें भी यहाँ देखने को मिलती है। कुछ मतलब विरल अवस्था में अगर देखें तो कुछ वनस्पतियाँ भी यहाँ देखने को मिलती है,
ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये तो कंप्लीट हमने देखे मध्य भारत का पठार, जिसका विस्तार हम देख सकते हैं कहाँ कहाँ है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रदेश आता हमारा, नेक्स्ट प्रदेश की बात करें तो चलिए एक और चीज़ यहाँ जान लेते हैं इसके बारे में। पहले जो चंबल उप आंध्र प्रदेश या मध्य भारत का पठार जिसे हम बोलते हैं, यहाँ घनत्व की अगर बात करें तो हमको घनत्व क्या देखने मिलेगा यहाँ पे? घनत्व हम देख सकते हैं 125 से लेकर 200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है, एक वर्ग किलोमीटर के अंतर्गत 125 से लेकर 200 व्यक्ति देखने को मिलते हैं, मतलब उनका निवास स्थान देखने को मिलता है, जिसको घनत्व बोलते हैं। और खनिज की दृष्टि से ये संपन्न नहीं है, मतलब यहाँ पे जो है खनिज कैसे है, वो काफ़ी लो मात्रा में, यानी कि एक प्रकार संपन्न नहीं बोल सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं रीवा पन्नग का पठार। आप रीवा पन्नग पठार एक लोकेशन देखिए, आप रीवा पन्नग पठार ये देखने को मिल रहा है आपको। ठीक है, कंप्लीट रूप से ये देख सकते हैं। ये देखिए ये वाला जो भाग है मैप में, देखिए मैप में आपको ये वाला भाग आपको रीवा पन्नग का पठार देखने को मिलेगा, जिसके अंतर्गत आपको कुछ विस्तार विंध्य पर्वत श्रेणी का भी देखने को मिलेगा, यानी विंध्याचल जो पर्वत श्रेणी है उसका विस्तार देखने को मिलेगा, खास करके भांडेर पर्वत और कैमूर पर्वत के रूप में। तो चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ देखते हैं विस्तार की बात करते हैं। तो देखिए ये जो पठार है मालवा पठार के उत्तर पूर्व में फैला हुआ है, और एक प्रकार से अगर देखें तो यहाँ हम देख सकते हैं विंध्यन कगारी प्रदेश भी इसको कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो विंध्य पर्वत है वो हमको मालवा प्रदेश के एक प्रकार से उत्तर और पूर्व में यहाँ मुख्य रूप से फैला हुआ है, और विंध्यन कगारी प्रदेश इसको कहा जाता है। ठीक है, विंध्यन कगारी प्रदेश इसको कहा जाता है। इसमें यहाँ देखें तो यह भाग जो है मध्य प्रदेश के अंतर्गत टोटल मिलाकर 10% हिस्से को कवर करता है, और इसके अंतर्गत जो मिट्टी है वो हम देख सकते हैं, एक तो बलुई मिट्टी हमको देखने को मिलती है, साथ में हमको लाल और पीली मिट्टी भी यहाँ देखने को मिलती है, लाल प्लस पीली मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है। इस क्षेत्र की जो प्रमुख फसल की अगर बात करें तो हमको मुख्य रूप से यहाँ फसल देखने को मिलती है गेहूँ की फसल, और इस क्षेत्र के पूर्वी भाग में हमको मुख्य रूप से कुछ जगह पर चावल की खेती भी यहाँ देखने को मिलती है। और इस क्षेत्र का जो जीविकोपार्जन यानी कि जो जीवन है, एक प्रकार से रोजी रोटी चलती है लोगों की, वो कैसे चलती है? कृषि के आधार पर चलती है। मतलब यहाँ मुख्य जो है फोकस किस पर है? कृषि पर है। और यहाँ मुख्य रूप से नदियों की अगर बात करें तो हमको नदियाँ देखने को मिलती है, केन नदी देखने को मिलती है, साथ में हम देख सकते हैं टोंस नदी भी यहाँ देखने को मिलती है, सोनार नदी देखने को मिलती है, बीहड़ नदी देखने को मिलती है। अच्छा, बीहड़ नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात देखने को मिलता है, उसका नाम बताइए। ठीक है, हालांकि अभी मैं बता देता, पर मैंने अब क्वेश्चन पूछा हूँ तो मैं नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, आपको कमेंट बॉक्स में बताना, आगे हम जब जलप्रपात पढ़ेंगे तो उसमें हम ये देख लेंगे। ठीक है, पर अभी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, औसत वर्षा की अगर बात करें तो औसत वर्षा हमको यहाँ देखने को मिलती है लगभग 125 सेंटीमीटर के आसपास यहाँ औसत वर्षा देखने को मिलती है। खनिजों की अगर बात करें तो जैसे खनिजों के अंतर्गत हम यहाँ काफ़ी इंपॉर्टेंट देख सकते हैं, जैसे कि हमको यहाँ चूना पत्थर देखने को मिलता है, उसके साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हीरा देखने को मिलती है। ठीक है, और ये क्रम से कहाँ देखने को मिलते हैं? सतना। उसके बाद हम देख सकते हैं पन्ना वाले भाग में, ये मुख्य रूप से यहाँ देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है हम देख सकते हैं कौन सा है? रीवा पन्ना का पठार, ये देख सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखे हैं विस्तार, मिट्टी, फसल, नदियाँ, औसत वर्षा और खनिज के बारे में। अब बात कर लेते हैं मालवा के पठार की, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है और सबसे ज़्यादा हिस्से को कवर करता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तो मालवा का पठार हम देख सकते हैं कौन से भाग में देखने को मिलता है, ये देखिए आप मैप में देखिए, मैप में आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे मालवा का पठार आपको ये वाला भाग देखने को मिलता है। ठीक है, टोटल मिलाकर इसका विस्तार की अगर बात करें तो विस्तार आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? उच्च प्रदेश, एक प्रकार से जो मध्य उच्च प्रदेश के पश्चिमी भाग। अब ये जो मालवा का पठार है वो आपको पता होगा मध्य उच्च प्रदेश का भाग है। तो मध्य उच्च प्रदेश के भाग में कौन कौन से भाग शामिल है? मध्य भारत का पठार शामिल है, रीवा पन्नग पठार शामिल है, बुंदेलखंड का पठार शामिल है, मालवा का पठार, नर्मदा सोन घाटी। तो इस हिसाब से देखें तो ये पश्चिमी भाग में, यानी कि जो मध्य उच्च प्रदेश का जो है पश्चिमी भाग में हमको जो मालवा का पठार देखने को मिलता है। ठीक है, और यहाँ अगर बात करें जो कर्क रेखा है, कर्क रेखा मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, इसको लगभग 20 से काटती है। ठीक है, मतलब 2 बराबर भागों में ये काटती है, ये भी आपको ध्यान में रहना चाहिए। इसके अलावा इस पठार का जो विस्तार है वो हमको कहाँ कहाँ देखने को मिलेगा? जैसे कि अगर देखें राजगढ़, उसके बाद हमारे भोपाल, मतलब जो है प्रदेश की राजधानी भोपाल, उसके अंतर्गत देखने को मिलता है, गुना के अंतर्गत देखने को मिलता है, रायसेन की बात करें रायसेन में देखने को मिलता है, सागर में देखने को मिलता है, देवास में देखने को मिलता है, उसके बाद सीहोर, उज्जैन, इंदौर, रतलाम, झाबुआ। तो खास करके अधिकतर जो जिले हैं इसी पठार के अंतर्गत हमको देखने को मिलते हैं। खास करके इधर मंदसौर तक भी इसका विस्तार देखने को मिलता है।
तो आप विस्तार को लेकर यहाँ देख सकते हैं। मुख्य रूप से अगर मैप के नॉलेज है आपको तो जिले को रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद जो जिले हमने यहाँ तो देख लिए, उसके बाद इसकी अगर देखें तो यह मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भौगोलिक संरचना के रूप में ये जाना जाता है। मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो ये 28% यहाँ जो भौगोलिक संरचना उसको कवर करता है, जो टोटल मध्य प्रदेश की है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई की अगर बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई हमको देखने को मिलती है कितनी, 500 मीटर। और इसकी सबसे ऊंची चोटी है जिसको बोला जाता है सिगार। ठीक है, सिगार चोटी। तो सिगार चोटी आपको कितनी देखने को मिलेगी, 881 मीटर। तो ये भी आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन में पूछी जाती है। इस पठार का जो निर्माण है वो कैसे हुआ है, खासकर है जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के अंतर्गत जो लावा निकलता है, ठीक है, लावा एक प्रकार से विस्तारित हो जाता है, उसके फलस्वरूप इसका निर्माण हुआ है मालवा के पठार का। वर्षा की बात करें तो यहाँ हमको वार्षिक वर्षा देखने को मिलती है 75 सेंटीमीटर, है ना, 75 सेंटीमीटर। और इससे बढ़कर कहाँ तक होती है, 125, 75 से लेकर 125 सेंटीमीटर तक यहाँ की वर्षा देखने को मिलती है। और यहाँ की जो जलवायु है वो हमको कैसे देखने को मिलती है, उष्णकटिबंधीय, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु यहाँ देखने को मिलती है। अच्छा, मानसूनी जलवायु, उष्णकटिबंधीय का मतलब क्या होता है, जो मतलब एक विषुवत रेखा के किनारे पे मिलने वाले जो क्षेत्र है वो वहाँ पे हम देख सकते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र वो कहलाता है। तो उष्णकटिबंधीय और मानसूनी जलवायु दोनों प्रकार की जलवायु यहाँ पे देखने को मिलती है मिक्स रूप में। अब यहाँ नदियों की बात करें तो नदियाँ हमको देखने को मिलती है, यहाँ पे भी देख सकते हैं चंबल नदी का उद्गम स्थल यहाँ देख सकते हैं, चंबल नदी देख सकते हैं, यहाँ पे हमको काली सिंध नदी देखने को मिलती है। दूसरी हम देख सकते हैं यहाँ माही नदी देखने को मिलती है, छिपरा नदी यहाँ देख सकते हैं, पार्वती नदी की बात करें तो यहाँ देख सकते हैं, सोनार नदी यहाँ देख सकते हैं। उसके बाद देखें तो बेतवा नदी। तो ये सभी क्षेत्र यहाँ मतलब सभी नदियों का क्षेत्र एक प्रकार से इसको बोल सकते हैं। और जो एक प्रकार से प्राचीन काल में कुछ चीनी यात्री आए थे, जैसे फाहियान की बात करें तो फाहियान ने मालवा की जलवायु है उसको सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था। फाहियान आपको याद होगा, ठीक है, उसने मालवा की जलवायु को क्या कहा, सर्वश्रेष्ठ जलवायु की संज्ञा उसने दी थी। ये तो कंप्लीट हमने देखे मालवा के पठार के बारे में। अब जो नेक्स्ट है हमारा कौन सा है, बुंदेलखंड का पठार। तो बुंदेलखंड के पठार के अंतर्गत हम देख लेते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ सबसे पहले देख लेते हैं बुंदेलखंड का पठार कहाँ कहाँ विस्तार देखने को मिल रहा है। तो आपको देख सकते हैं, देखिए दतिया वाले भाग में कुछ ऊपर देख सकते हैं, ये वाला भाग आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ देख सकते हैं निवाड़ी छतरपुर वाले भाग में, ठीक है, ये वाला भाग जो है आपका कंप्लीट रूप से बुंदेलखंड का पठार के नाम से जाना जाता है। और इसका विस्तार अगर देखें तो ये मध्य उत्तरी भाग पर विस्तृत है, ठीक है, मध्य उत्तरी भाग में ये विस्तृत है, यानी विस्तार है इसका। और इसको जाना जाता है बुंदेलखंड के पठार के रूप में। इसकी औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो 150 मीटर देखने को मिलती है, और 150 से लेकर कहाँ तक जाती है, 400 मीटर तक। और इसकी सबसे ऊंची जो चोटी है वो हम देख सकते हैं सिद्ध बाबा के रूप में जानी जाती है, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा के रूप में जानी जाती है। और सिद्ध बाबा की जो ऊंचाई है वो 1172 मीटर यहाँ देखने को मिलती है, याद रखना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका ढाल उत्तर की ओर है, ठीक है, ढाल मतलब ये देखिए ढाल जो है यहाँ से जो नदियाँ जाएगी वो कैसी जाएगी, उत्तर की ओर बहेगी, इसलिए इसका जो ढाल है उत्तर की ओर है, ढलान बोलते हैं जिसे। और यहाँ औसत वर्षा की अगर बात करें तो यहाँ औसत वर्षा हमको 75 से लेकर 100 सेंटीमीटर तक देखने को मिलती है। और ये नदियाँ मुख्य रूप से अगर देखें तो इसके उत्तर में हमको यमुना नदी का मैदान देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हमको नीचे जो है विंध्याचल पर्वत श्रेणी जो नीचे है, नीचे इसका विस्तार देखने को मिलता है विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे हम देखिए जो है मुख्य रूप से जो बुंदेलखंड का पठार है वो टोटल भूमि मतलब मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो भूमि है उसका टोटल मिलाकर 7.7% यहाँ भूभाग को कवर करता है। इसके अलावा बुंदेलखंड का पठार का जो विस्तार है मुख्य रूप से अगर देखें तो विस्तार तो हमने देखे थे अभी, मध्य भारत का पठार की पूर्व दिशा में है, ठीक है। ये देखिए जैसे ये पश्चिम दिशा में था मालवा का पठार, ये पूर्व दिशा में हमको देखने को मिलता है। यहाँ अगर बात करें हम यहाँ देखिए तो मुख्य रूप से जो पठार है उनका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण हुआ है ग्रेनाइट से, ठीक है। तो इनका निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण हुआ है इनका ग्रेनाइट से, ग्रेनाइट नीच से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा यहाँ देखें तो यहाँ देखिए जो फसल है या नदियों की बात करें पहले तो नदियाँ हमको यहाँ हमने क्या क्या देखे थे, जैसे यमुना नदी ऊपर में देख सकते हैं, सिंध नदी यहाँ देखने को मिलती है। उसके अलावा हम देख सकते हैं बेतवा नदी भी यहाँ देखने को मिलती है, धसान नदी और केन नदी यहाँ प्रमुख नदी है। फसल में क्या क्या उगाई जाती है यहाँ पे, मतलब मुख्य रूप से अगर देखें तो ज्वार हमको देखने को मिलती है प्रमुख फसल। और यहाँ पाए जाने वाले जो वन जो होते हैं उष्णकटिबंधीय होते हैं,
और इसके अलावा 30% वनों का फैलाव यहीं पे हमको देखने को मिलता है मध्य प्रदेश के अंतर्गत। 2 खंड में इसको विभाजित किया गया है। तो 2 खंड कौन कौन से हैं हम देख सकते हैं। देखिए, एक तो छतरपुर के अंतर्गत हम देख सकते हैं, ठीक है, छतरपुर वाला भाग देख सकते हैं। और दूसरी चीज़ अगर देखें तो शिवपुरी वाला भाग देख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। तो हमने दोनों चीज़ देखें। तो जैसे छतरपुर की अगर बात करें तो छतरपुर में टीकमगढ़ तथा जो निवाड़ी क्षेत्र है वो जिले शामिल है। और शिवपुरी के अंतर्गत हम देखें तो ग्वालियर, दतिया, उसके अलावा देखें मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं जो पूर्वी खंड है, पूर्वी खंड मतलब ये वाला। और अगर बात करें पश्चिमी खंड की तो शिवपुरी, ग्वालियर, उसके अलावा दतिया, भिंड, ये वाले जिले शामिल होते हैं। तो 2 खंड यहाँ हमको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट जो प्रदेश है हमारा कौन सा है, नर्मदा सोन घाटी है। तो नर्मदा सोन घाटी के बारे में भी हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे कि जो प्रदेश है सबसे निचले प्रदेश के अंतर्गत आता है, ठीक है, सबसे मतलब मध्य उच्च भारत के अंतर्गत सबसे निचला प्रदेश हम देख सकते हैं ये, ठीक है, निचले प्रदेश के अंतर्गत ये देखने को मिलता है। और इसकी जो ऊंचाई है, ऊंचाई की अगर बात करें तो ऊंचाई लगभग हमको 300 मीटर देखने को मिलती है। नर्मदा सोन घाटी की पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जो है एक प्रकार से ये कैसा बहती है, ये भ्रंश घाटी में बहती है। भ्रंश घाटी यहाँ पर देखने को मिलती है। भ्रंश घाटी के रूप में ये फैली हुई है, सक्रिय और लंबी भ्रंश घाटी। कहाँ से, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ठीक है। इसके अलावा देखें तो यहाँ पे नर्मदा बेसिन जो है, नर्मदा बेसिन की अगर बात करें तो उच्च आवाज की दृष्टि से मेकल पठारी क्षेत्र, दक्षिण में सतपुड़ा, ठीक है। ये देखिए मेकल जो पठारी क्षेत्र है दक्षिण में हमको सतपुड़ा देखने को मिलता है। उत्तर की तरफ देखें तो विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है। उसके बाद मध्यवर्ती मैदान, इन सभी जो है इन सभी क्षेत्रों में इसको विभाजित किया गया है। इस घाटी में मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको जो चट्टानें हैं वो देखने को मिलती है दक्कन ट्रैप की चट्टानें देखने को मिलती है। और नर्मदा एवं सोन इसके अतिरिक्त जो है प्रमुख नदियां यहाँ देख सकते हैं, जैसे नर्मदा और सोन नदी तो यहाँ की प्रमुख नदी है। उसके अलावा तवा नदी है, दूधी नदी, शक्कर नदी यहाँ हमको देखने को मिलती है। तो ये नर्मदा सोन घाटी आप देख सकते हैं, ये वाला क्षेत्र आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ में ये वाला, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट जो है सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश। हालांकि हम पर्वतों के बारे में विस्तार से जानेंगे तो थोड़ा मोटा मोटा यहाँ जान लेते हैं, कुछ बाकी बचा हम वहाँ देख लेंगे। तो देखिए सतपुड़ा जो श्रेणी है, सतपुड़ा श्रेणी हम देख सकते हैं। ये देखिए नीचे वाला जो क्षेत्र है आपको कंप्लीट सतपुड़ा श्रेणी देखने को मिलता है, ठीक है। कौन सा वाला, ये वाला क्षेत्र। इसका विस्तार की अगर बात करें तो ये तो एक प्रकार से नाम से स्पष्ट है, 7 पहाड़ियों में यहाँ हमको देख सकते हैं, ठीक है। सतपुड़ा जो श्रेणी है वो हमको एक प्रकार से नाम से स्पष्ट है, 7 पहाड़ी। और इसका जो विस्तार है नर्मदा घाटी के दक्षिण में देखने को मिलता है, नर्मदा के दक्षिण में और पूरा पश्चिम तक ये फैली हुई है। 3 उपविभाजन हम देख सकते हैं। जैसे कि हम देखें इसके 3 उपविभाजन कौन कौन से, एक तो राजपीपला की श्रेणी देखने को मिलती है, ग्वालीगढ़ या महादेव की श्रेणी, और मेकल पर्वत श्रेणी हमको देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ हम देखें तो इधर वाला जो भाग है राजपीपला देखने को मिलता है, बीच वाला भाग महादेव और ग्वालीगढ़ देखने को मिलता है, और इधर जो पूर्व तरफ है मेकल पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है, ठीक है। मेकल पर्वत श्रेणी कैसी है, अर्धचंद्राकार के रूप में यहाँ बनी हुई है, देख सकते हैं, आधा चंद्रमा के रूप में देखने को मिलती है। अमरकंटक के पठार मेकल जो पर्वत श्रेणी है वहाँ पर अनेक नदियों का उद्गम स्थल है, जैसे कि नर्मदा है, ठीक है। नदियों की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको कौन कौन सी देखने को मिलती है, एक तो नर्मदा देखने को मिलती है, दूसरी हमको सोन नदी देखने को मिलती है, जोहिलिया नदी देखने को मिलती है, जोहिला है ना, ये जोहिला नदी देखने को मिलती है। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी भी हमको यहाँ देखने को मिलती है, जो कि धूपगढ़ में है, 1350 मीटर, ये धूपगढ़ के नाम से जानी जाती है, और ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा श्रेणी जो है जल विभाजक का कार्य करती है। कैसे, एक तो जल विभाजक का कार्य करती है एक प्रकार से नर्मदा जो है, नर्मदा नदी। उसके अलावा अगर देखें तो हमको नीचे की तरफ ताप्ती नदी भी देखने को मिलती है, तो एक प्रकार से जल विभाजक का कार्य करती है। मध्य प्रदेश के अंतर्गत अगर देखें तो कौन कौन से जिले इसमें शामिल होते हैं, जैसे कि बैतूल हम देख सकते हैं, बैतूल यहाँ देख सकते हैं, छिंदवाड़ा भी देख सकते हैं, बुरहानपुर, बालाघाट, सिवनी, खरगोन, खंडवा, ये सभी जिले इसके अंतर्गत हमको यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो है ये जो प्रदेश है यानी कि जल संसाधन, खनिज, वन, कृषि के अनुसार अगर देखें तो काफ़ी इम्पोर्टेंट रूप में ये माना जाता है। अब बात करते हैं जो है, इनको तो हम विस्तार से बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए पूर्वी पठार के बारे में बात कर लेते हैं। पूर्वी पठार मतलब होता है बघेलखंड, ये जो होता है बघेलखंड का पठार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो बघेलखंड को पूर्वी पठार के रूप में यहाँ जाना जाता है, या फिर हम देखें ईस्टर्न प्लेटू इसको बोलते हैं। और यहाँ हम देखें तो इसका जो विस्तार है, मुख्य रूप से आप विस्तार देख सकते हैं पूर्व के भागों में देख सकते हैं, यानी कि मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्वी भागों में बघेलखंड का जो है
बघेलखंड पठार का विस्तार के रूप में ये देखा जाता है। और यहाँ हमको मुख्य रूप से क्या क्या देखने को मिलेंगे, जिले की अगर बात करें तो जिले हमको एक तो सीधी देखने को मिलता है, ठीक है, दूसरा हमको सिंगरौली देखने को मिलता है, उसके बाद अगर देखें तो कटनी देखने को मिलता है, शहडोल देखने को मिलता है, अनूपपुर, उमरिया, ये सभी देखने को मिलते हैं। निर्माण कैसे हुआ है, निर्माण हुआ है जो गोंडवाना शैल समूह है, गोंडवाना शैल समूह से इसका निर्माण हुआ है। और इसी के कारण यहाँ पे जो है एक प्रकार से खनिज की दृष्टि से अगर देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्षेत्र जाना जाता है। यहाँ की जलवायु जो होती है, जलवायु अगर देखें तो यहाँ की जलवायु हमको मानसूनी प्रकार की जलवायु मिलेगी, और जिसमें जो है सघन वन हमको देखने को मिलते हैं, और खास करके पशुओं की अधिकता यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भी देखने को मिलते हैं, और जो मुख्य रूप से जो वन है उसमें सागौन है, साल है, तेंदुपत्ता है, ये सभी इस वन वाले क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। अब इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पे कुछ और इम्पॉर्टेंट चीज़ हमको देखने को मिलेगी। जैसे हम देखें इसी के अंतर्गत तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत पर्वतों की बात करें तो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जैसे पर्वत की बात करें तो हमको मुख्य रूप से जैसे अरावली का कुछ क्षेत्र देखने को मिलता है, ठीक है। जैसे चलिए मध्य प्रदेश का मैप बनाते हैं। जैसे मैप की अगर बात करें तो यहाँ हमको मैप देखिए इस प्रकार से आप मैप बना सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से जो भी है, ठीक है। अब यहाँ मैप देख लेते हैं हम। देखिए मैप के अंतर्गत आप देख सकते हैं आपको अरावली जो है इस प्रकार से यहाँ विस्तार देखने को मिलता है, विंध्य पर्वत श्रेणी देखने को मिलती है इधर तक, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी यहाँ देखने को मिलती है। तो 3 श्रेणी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। तो तीनों के बारे में हम देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखिए जो है मध्य प्रदेश का अधिकांश भाग पठारी है, उसके अलावा ये क्षेत्र आपको पर्वतीय क्षेत्र देखने को मिलेगा, जैसे अरावली है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, सतपुड़ा, मेकल पर्वत श्रृंखला, ये मैक नहीं है, मेकल पर्वत श्रृंखला है, ठीक है, महादेव श्रेणी, कैमूर, भांडेर श्रेणी। तो इन सभी के बारे में हम यहाँ जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरावली। तो अरावली कहाँ देखने को मिलेगी, ये वाले क्षेत्र में आपको अरावली देखने को मिलेगी। तो इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है अरावली का, तो ये मुख्य रूप से अगर देखें तो ये प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला माना जाता है इसको, पृथ्वी की सबसे प्राचीन अवशिष्ट पर्वत के रूप में भी इसको जाना जाता है। यह पर्वत जो है मालवा पठार आप देख सकते हैं, ये देखिए मालवा पठार देखने को मिल रहा है। मालवा पठार के उत्तर पश्चिम में फैला है, और काफ़ी एक प्रकार से अगर देखें तो ढाल काफ़ी तीव्र यहाँ देखने को मिलती है। यहाँ की सबसे ऊंची चोटी हमको देखने को मिलती है कौन सी, जो माउंट आबू में है, ठीक है। हमने पर्वतों भारत के अंतर्गत पढ़े थे, माउंट आबू के अंतर्गत हम देख सकते हैं जो गुरु शिखर के नाम से जाना जाता है, गुरु शिखर के नाम से जानी जाती है। ये चोटी 1722 मीटर ऊंची है। कहाँ से, अरावली पर्वत में ये देखने को मिलती है। ये पर्वत मुख्य रूप से अगर देखें तो हमको कितना विस्तार देखने को मिलता है, 800 किलोमीटर का विस्तार देखने को मिलता है। खास करके अगर बात करें गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी अरावली पर्वत श्रेणी से रिलेटेड। अब बात कर लेते हैं विंध्याचल पर्वत श्रेणी। तो विंध्याचल पर्वत श्रेणी की बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए यह हिमालय से भी काफ़ी प्राचीन देखने को मिलती है, मतलब जो है हिमालय से काफ़ी प्राचीन है। और इसके अंतर्गत अगर देखें तो नर्मदा नदी के उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक ये विस्तार है, ठीक है। देखिए नर्मदा नदी है, उसके उत्तर में पूर्व से लेकर पश्चिम तक इसका कंप्लीट रूप से विस्तार देखने को मिलता है, ठीक है। इसी के अंतर्गत अगर देखें और चीज़ें, जैसे जो ये पर्वत श्रृंखला है विंध्याचल, नर्मदा की लगभग एक प्रकार से पूरी लंबाई में नदी के समानांतर रूप से ये विस्तार है। यहाँ पर देखिए नर्मदा नदी घाटी बहती है, तो उसी प्रकार यहाँ समानांतर रूप से इसका जो विस्तार देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी हम देख सकते हैं, हमको गुडविल देखने को मिलती है, गुडविल चोटी, ठीक है, गुडविल चोटी। और इसी को हम एक प्रकार से क्या देख सकते हैं, सद्भावना शिखर के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक एक प्रकार से देखें, दमोह जिले में स्थित है। ये कहाँ है, दमोह जिले में स्थित है। और विंध्याचल की औसत ऊंचाई की अगर बात करें तो औसत ऊंचाई हमको देखने को मिलती है कितनी, औसत ऊंचाई यहाँ 300 से लेकर 650 मीटर देखने को मिलती है। और यहाँ की सबसे ऊंची चोटी गुडविल सद्भावना शिखर जिसे हम बोलते हैं, गुडविल चोटी है, सद्भावना शिखर। इसका जो निर्माण हुआ है कैसे हुआ है, ये जो क्वार्ट्ज है, मतलब जो एक चट्टान है, ठीक है, क्वार्ट्ज, और साथ में हम देखें तो जो बलुआ पत्थर है, बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। किसका, विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। उसके बाद नदियों की अगर बात करें तो नदियों में हमको यहाँ कुछ नदी देखने मिलेगी, जैसे सोन है, बेतवा है, उसके बाद अगर देखें तो केन, ये प्रमुख नदियाँ यहाँ प्रवाहित होती है। अब नेक्स्ट बात करें मुख्य श्रेणी हमारी सतपुड़ा, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 पार्ट में डिवाइड की गई, तो इन तीनों पार्ट के बारे में हम जानेंगे यहाँ पे। तो देखिए मुख्य रूप से अगर देखें तो सतपुड़ा यानी कि 7, तो 7 पर्वत श्रृंखलाओं की सामूहिक श्रृंखला होने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, सतपुड़ा पर्वत पड़ा है। और इसका विस्तार जो है हमको देखने को मिलता है
नर्मदा नदी के दक्षिण से पूर्व तक अगर देखें तो ये मुख्य रूप से 3 भागों में बांटी हो जाती है, यानी राजपीपला की पहाड़ी, अमरकंटक से लेकर राजपीपला की पहाड़ी तक इसका विस्तार देखने को मिलता है। मतलब यहाँ जो है यहाँ से लेकर इधर तक देख सकते हैं, मतलब जो मेकल पर्वत है यहाँ तक, मतलब राजपीपला तक हम इसका विस्तार देखने को मिलता है। यह नर्मदा नदी के जो है दक्षिण में स्थित है, हम देख सकते हैं नर्मदा नदी के दक्षिण में ये स्थित है और उसी के समानांतर यानी कि विंध्याचल पर्वत श्रेणी के समानांतर रूप से कितने क्षेत्र में फैला हुआ है, 1120 किलोमीटर वाले क्षेत्र में ये फैला हुआ है। 7 शाखाओं में विस्तृत रूप से पाया गया है, परंतु हम देखेंगे मुख्य रूप से 3। और इसका निर्माण अगर देखें तो निर्माण हम देख सकते हैं, एक तो ग्रेनाइट से हुआ है, दूसरी चीज़ अगर देखें तो बेसाल्ट मतलब ज्वालामुखी जो लावा निकलता है उससे चट्टान बनती है, बेसाल्ट चट्टानें, ग्रेनाइट और बेसाल्ट चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, इसमें 3 चीज़ें हमने देखें कौन कौन सी, राजपीपला है, सतपुड़ा है मतलब जो महादेव श्रेणी है, और मेकल श्रेणी है। ठीक है, महादेव श्रेणी में ही धूपगढ़ आपको देखने को मिलता है सबसे ऊंची चोटी। फिर हम बात करते हैं मेकल अमरकंटक पर्वत श्रेणी की। ठीक है, तो कहाँ देखने को मिलेगी ये आप देख सकते हैं। और इसका विस्तार की अगर बात करें तो हम यहाँ एक प्रकार से जो पर्वत है यानी सतपुड़ा पर्वत के दक्षिण में देखने को मिलती है, दक्षिणी भाग में। साथ में अगर देखें तो पूर्वी भाग में भी, दक्षिण से पूर्वी भाग में ये फैला हुआ है, अमरकंटक श्रेणी के नाम से जाना जाता है। इसका जो निर्माण है किसके कारण हुआ है, बलुआ पत्थर से इसका निर्माण हुआ है। साथ में अगर देखें तो ये क्वार्ट्ज जो है उससे भी निर्माण हुआ है, और एक प्रकार से अगर देखें तो अवसादी चट्टानें, तो बलुआ पत्थर, क्वार्ट्ज और अवसादी चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है। इसका हम एक प्रकार से जिले की बात करें तो कौन कौन से ज़िले में इसका विस्तार देखने को मिलेगा, एक तो शहडोल में देखने को मिलेगा, दूसरा अगर बात करें तो अनूपपुर में देख सकते हैं, डिंडोरी में, इन सभी क्षेत्रों में। और साथ में अगर देखें तो मंडला क्षेत्र में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है, ये वाला क्षेत्र आप ध्यान में रखिए। ठीक है, अब बात करते हैं महादेव श्रेणी की। महादेव श्रेणी के अंतर्गत देखें तो ये सतपुड़ा के पूर्वी विस्तार को एक प्रकार से महादेव श्रेणी बोलते हैं। ठीक है, ये तो अलग हो गया, यहाँ पे सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है एक प्रकार से, तो जो सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है उसको एक प्रकार से महादेव श्रेणी के नाम से जाना जाता है। और इस श्रेणी के अंतर्गत हम देख सकते हैं हमको छिंदवाड़ा जिला देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद अगर देख सकते हैं तो यहाँ नरसिंहपुर, ठीक है, सिवनी भी देखने को मिलता है, होशंगाबाद इधर वाले क्षेत्र में। ठीक है, तो ये सभी जिलों में ये विस्तार हुई है। और इसका जो निर्माण है, इसका निर्माण भी मुख्य रूप से किससे हुआ है, बलुआ प्लस क्वार्ट्ज, इससे इन चट्टानों से इनका निर्माण हुआ है। और मध्य प्रदेश का जो एकमात्र हिल स्टेशन है, हिल स्टेशन मतलब पचमढ़ी। ठीक है, पचमढ़ी जो कि महादेव श्रेणी में ही स्थित है, और इन क्षेत्रों में उष्णकटिबंधीय वन भी पाए जाते हैं। इसके अलावा महादेव श्रेणी के अंतर्गत आपने देखा होगा सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ भी यहीं पे आपको देखने को मिलेगी, 1350 मीटर ऊंची, और मध्य प्रदेश की भी सबसे ऊंची चोटी इसको बोला जाता है। ठीक है, ये सतपुड़ा श्रेणी आप देख सकते हैं। उसके बाद आप कैमूर भांडेर श्रेणी की अगर बात करें तो कैमूर भांडेर श्रेणी आपको देखने को मिलेगी, ये वाला। ठीक है, रीवा पन्नग पठार के अंतर्गत देख सकते हैं। तो इसका विस्तार है विंध्याचल पर्वत के पूर्वी भाग में देखने को मिलता है। विंध्याचल पर्वत जो है विंध्याचल पर्वत का ही भाग है, तो इसका पूर्वी भाग हम देख सकते हैं क्या है, कैमूर भांडेर श्रेणी है। और इसके अंतर्गत हम देखें तो हमको मुख्य रूप से इसका जो निर्माण है क्वार्ट्ज जो है उससे निर्माण हुआ है। और साथ में अगर देखें तो लाल जो बलुआ पत्थर है, लाल बलुआ पत्थरों से इसका निर्माण हुआ है। इसके अलावा सतना की बात करें, मतलब ये जिले की यहाँ देखें तो सतना के अंतर्गत ये इसका विस्तार देखने को मिलता है। दूसरी बात करें तो सीधी के अंतर्गत पन्ना में देख सकते हैं, रीवा में देख सकते हैं, और छतरपुर में भी इसका विस्तार देखने को मिलता है। ऊंचाई की बात करें तो इसकी औसत ऊंचाई हमको देखने को मिलती है 450 से 600 मीटर तक। और इस श्रेणी के अंतर्गत सोन एवं यमुना नदी जो है जल विभाजक का कार्य करती है। ठीक है, जल विभाजक मतलब एक प्रकार से अगर देखें तो जो यमुना नदी है और जो सोन नदी वो जल विभाजक का कार्य करती है इसके अंतर्गत। अब इसी के अंतर्गत हमने सारी चीज़ें यहाँ देख ली है, मतलब भौगोलिक जो संरचना है वो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा अगर देखें तो जैसे जो मध्य प्रदेश के अंतर्गत जो कर्क रेखा है वो 14 जिलों से होकर गुजरती है, आपको याद भी होगा कौन कौन से ज़िले आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, यहाँ तो हालांकि मैंने बता दिया हूँ, पर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कौन कौन से ज़िले से होकर गुजरती है। इसके अलावा पचमढ़ी जो है, जैसे कि हमने अभी बात करे थे, तो पचमढ़ी मध्य प्रदेश की ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में भी जानी जाती है। तो हमने कंप्लीट रूप से यहाँ क्या क्या चीज़ें देखे हैं एक बार हम देख लेते हैं वापस चल के, ताकि हमारे दिमाग में फिर से एक बार पिक्चर क्रिएट हो जाए। ठीक है,
तो यहाँ हम देख सकते हैं, देखिए हमने तीसरी यूनिट के बारे में बात की। तीसरी यूनिट में हमने प्रमुख रूप से देखा भौगोलिक संरचना के बारे में, यानी ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर के बारे में कंप्लीट रूप से देखें। यहाँ पे मैप के बारे में यहाँ रीडिंग किया। उसके बाद हम देख सकते हैं भौतिक संरचना, जिसके अंतर्गत हमने चट्टानों के बारे में अध्ययन किया, चट्टानों का फुल यहाँ पे विस्तार। फिर उसके बाद भौतिक स्वरूप की बात करें तो भौतिक स्वरूप के अंतर्गत हमने 7 जो भौतिक स्वरूप है वो हमने देखे, जैसे कि यहाँ देख सकते हैं मध्य भारत का पठार, रिवपन्नक पठार, मालवा का पठार, बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, सतपुड़ा श्रेणी प्रदेश देखे हैं और पूर्वी पठार देखे हैं। उसके बाद देख सकते हैं हमने ये कंप्लीट रूप से इनको मैप में भी देखा और फुल इनका विस्तार देखा। नेक्स्ट बात कर सकते हैं हम, देखिए इसके अंतर्गत हमने बहुत सारी चीज़ें और जाने, जैसे पर्वत की बात करें तो पर्वत भी हमने देखे हैं। पर्वत में मुख्य रूप से अरावली पर्वत, विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा पर्वत, मेकल, अमरकंटक श्रेणी, महादेव श्रेणी और कैमूर पर्वत। तो ये सारी चीज़ हमारी यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा जलवायु। तो आपको लेक्चर कैसा लगा ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर करते रहे ताकि थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता रहे। अगर आपको लेक्चर पसंद नहीं आएगा तो मुझे जो है लेक्चर बनाने के लिए एक प्रकार से मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो लेक्चर में क्या कमी ज़रूर बताएं और लेक्चर को शेयर करते रहे, लाइक करते रहे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।